नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। खाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी एशिया में फैले युद्ध और तनाव के बीच ईरान एक नई कूटनीति की जमीन तलाश रहा है। वो पाकिस्तान, जहां ईरान की मिसाइलें चल रही थी कुछ दिनों पहले तक, आज वहां ईरान के राष्ट्रपति रईसी के 3 दिन के पाकिस्तान दौरे के बाद एक साझा बयान जारी किया गया है ईरान पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने यूएन से अपील की है कि इजरायल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मध्य पूर्व में ईरान इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने 3 दिन का पाकिस्तान दौरा किया है और अब वो श्रीलंका पहुंचे हैं। तो दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नई हलचल है। पाकिस्तान दौरे में क्या क्या हुआ ये पहले एक बार देखते हैं। पाकिस्तान जो दौरा था ईरान के राष्ट्रपति का, उसमें पाकिस्तान और ईरान के बीच 8 अहम करार हुए हैं। सबसे दिलचस्प है आतंकवाद को बढ़ावा न देने का करार। इस्लामाबाद में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात हुई है। इसके अलावा ईरान पाकिस्तान में कारोबारी, राजनीतिक और सांस्कृतिक मोर्चों पर भी कई समझौते हुए हैं। ईरान की इस पाकिस्तान यात्रा से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो ईरान के साथ रिश्ता न रखे। हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां बढ़ाई हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है कि उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अमेरिका का कहना है कि वो खतरनाक हथियारों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उसका आरोप है कि बेलारूस में पीआरसी नाम के संगठन को ऐसे हथियार बेचे गए हैं। ईरान की कूटनीति पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। बहुत दिलचस्प है कि इब्राहिम रईसी आज श्रीलंका पहुंच गए हैं और उन्होंने तमाम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की बात की है। रईसी का श्रीलंका दौरा बहुत सारे मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। रईसी 16 साल में श्रीलंका जाने वाले पहले ईरानी राष्ट्रपति हैं। इसके पहले 2008 में महमूद अहमदीनेजाद श्रीलंका गए थे। श्रीलंका ईरान में भी 5 समझौतों की बात हुई है, जिसमें $514 मिलियन का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल है। ईरान की ये नई कूटनीतिक पहल दरअसल पूरे दक्षिण और पश्चिम एशिया के लिए एक अलग मायने रखती है, एक अलग अहमियत है। इसका एक सिरा चीन से जुड़ता है, जो ईरान और पाकिस्तान दोनों के करीब है, और दूसरा सिरा भारत से। अच्छी बात यह है कि ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान में एक तरह से भारत का साथ दिया। रईसी के दौरे पर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन रईसी ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। उन्होंने इसकी जगह गजा पट्टी में हो रहे दमन पर चिंता जताई। इसके पहले एक जहाज पर कब्जे के बाद फंसे हुए भारतीयों को ईरान ने आजाद बताया और कहा कि वो जहाज के कैप्टन की इजाजत से कहीं भी जा सकते हैं। तो सूरत ये है कि इजरायल पर हमास के हमले के बाद पश्चिम एशिया में जो युद्ध और राजनीतिक भूचाल शुरू हुआ, वो अब दक्षिण एशिया में नए संबंध जोड़ रहा है। भारत के संबंध इजरायल और ईरान दोनों के साथ अभी बेहतर हैं, लेकिन इस कूटनीतिक खेल के जो 2 अहम खिलाड़ी हैं, चीन और पाकिस्तान, उनके भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। दक्षिण एशिया की इस कूटनीति में भारत की क्या जगह है, क्या संभावनाएं हैं, चुनौतियां हैं भारत की, इस पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़े हैं पश्चिम एशिया मामलों के जानकार कमर आगा। ईरान की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? इस पूरे तनाव के बीच पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि श्रीलंका, एक नए रिश्ते जोड़ने की कोशिश में दिख रहा है ईरान। नगमा, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ईरान एक मैसेज दे रहा है कि वो दुनिया से में आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि उसके दोस्त हैं और उसके संबंध सभी देशों से अच्छे हैं। दूसरी बात ये कि हार्ड लाइनर जब भी ईरान के अंदर सत्ता में आते हैं, उनकी पॉलिसी होती है लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी ईस्ट की तरफ देखना, और उनके संबंध पश्चिमी देशों से यानी यूरोप और अमेरिका से, खासतौर से यूरोप से उनके संबंध अच्छे नहीं दिखते। हालांकि इससे पहले जब भी लिबरल्स वहां पे पावर में आए थे, तो उनकी कोशिश ये थी कि अमेरिका से और पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बना के न्यूक्लियर पीस डील भी साइन हुई थी, जो बाद में ट्रंप ने आके हटा दी। इनका मानना यह है कि हमें उस पश्चिम देश कभी भी राहत नहीं मिलेगी वहां से,
और अपने को ईस्ट से जोड़ना। दूसरी बात यह कि ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी इंडिपेंडेंट है। उनके रिश्ते पाकिस्तान से भी हैं, चाइना से भी हैं, तो दूसरी तरफ जैसा आपने बताया भारत के साथ भी बहुत अच्छे संबंध वो बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार का के वो डील चाइना से करते हैं उसी प्रकार की डील वो भारत को भी ऑफर करते हैं। भारत के साथ भी, भारत उनके साथ चाबहार पोर्ट बना रहा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा गेटवे होगा सेंट्रल एशिया जाने में। चाबहार पोर्ट जो है ये ये ईरान का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट बन रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले इसी पोर्ट के पास सिस्तान प्रोविंस में, जी। बलूचिस्तान प्रोविंस में पाकिस्तान ने अटैक के आतंकवादी जैश अल अदल का कुछ अटैक भी हुए थे, कुछ आतंकवादी जिसमें बाद में मारे गए, फिर टेंशन भी हो गया। पाकिस्तान ईरान के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे क्योंकि पाकिस्तान बार बार, पाकिस्तान में जो आतंकवादी तो संगठन है वो ईरान जी, कमनागर साहब, के यहाँ पर एक सवाल आपसे जोड़ दूं कि पाकिस्तान ईरान के जो रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, हमने सिस्तान प्रोविंस में देखा कि कैसे मिसाइलें एक दूसरे पर दागी जा रही थी, तो इस वक्त ऐसी क्या जरूरत लगी ईरान को और पाकिस्तान को कि एक दूसरे के साथ आए? एक साझा बयान जारी किया उन्होंने यूएन में भी कि इजराइल के ऊपर कार्रवाई की जाए और कई उन पे करार हुए हैं। तो पाकिस्तान की क्या अहमियत है इस वक्त ईरान के लिए? पाकिस्तान के साथ वो कोई टेंशन इस वक्त नहीं चाहते किसी दूसरे देश से, साउथ एशिया के या उनका इस वक्त पूरा कंसंट्रेशन जो है वो गाजा और इसराइल के ऊपर है। तो वो बाकी सभी देशों से, उनके सऊदी अरबिया से भी उन्होंने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं और उनकी एम्बेसीज भी दोनों देशों की एक दूसरी जगह पे खुल गई है और जी। ट्रेड और कॉमर्स की भी बातचीत चल रही है कि जल्दी ही शुरू होगा। तो वो इस समय पूरा उनका जो कंसंट्रेशन है वो वेस्ट एशिया पे है, खासतौर से गाजा और इसराइल के ऊपर। वो पाकिस्तान, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के साथ उनके हमेशा से जो रिश्ते हैं कभी बहुत अच्छे नहीं रहे, कुछ दिनों तक रहते हैं, इस्लाम के नाम पे वो जाते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की, फिर पाकिस्तान से आतंकवाद उनके यहाँ भी आता है। पाकिस्तान की जो नीति है, जब उसको अमेरिका को खुश करना होता है तो ईरान बॉर्डर पे वो टेंशन जी, आतंकवादी लेकिन संगठनों की मदद से करा देता जी है। इस तरह जी, की पर हरकतें इस पाकिस्तान वक्त जो करता है। पाकिस्तान ईरान साथ में आ रहे हैं, एक तरह से अमेरिका बहुत परेशान है इससे। अमेरिका ये भी कह रहा है कि जैसे ईरान पर तो बहुत प्रतिबंध लगाए उन्होंने, पाकिस्तान पे भी प्रतिबंध लगा सकता है और ये दोस्ती अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, अमेरिका बिल्कुल, अगर पाकिस्तान से ईरान के अच्छे संबंध हो जाते हैं तो फिर इस क्षेत्र से पाकिस्तान बिल्कुल बाहर होगा। और इसमें चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है। चाइना ने भी पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर डाला है और ईरान से भी अपील की है कि वो इस मध्यस्थता की है, बल्कि दोनों देशों के बीच में, कि आप अपने रिश्ते अच्छे बनाएं। और ईरान भी नहीं चाहता कि इस सफाई कोई टेंशन हो। वो एक, चाइना हमेशा चाहता है कि एक एक्सिस बन जाए चाइना ईरान पाकिस्तान जी। की, मगर ईरान भारत का साथ नहीं छोड़। ये बहुत अहम है जो आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जब ईरान के राष्ट्रपति गए पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा अगर उठा तो वहाँ पर उन्होंने एक तरह से भारत का साथ दिया और उन्होंने बात जो है वो गाजा पट्टी पे की, वहाँ पर हो रहे दमन पर की, कश्मीर का जिक्र उन्होंने नहीं किया। तो ईरान और भारत का साथ जो है वो कितना मजबूत है? भारत की ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं अभी, इसराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं अभी। जी, वो इसीलिए उन्हीं ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। और वो बिल्कुल, हालांकि पाकिस्तान की तो हमेशा से सियासत रही है कि कश्मीर के मसले को कभी रीजनल लेवल पे, बायलैटरल लेवल पे जितने भी इश्यूज होते हैं उसमें इस मसले को उठाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रईसी ने कश्मीर के मसले पे बोलने से इनकार कर दिया। और वो ईरान का फिलहाल जो स्टैंड है वो यही नजर आता है कि ये बायलैटरल इशू है, आप लोग आपस में बातचीत के माध्यम से मसलों को हल करें। और इस मसले में जी। वो ज्यादा बोलते हुए नजर नहीं आते। जी। और तो ये अब है कि वो, जी जी, जी,
अब ये पाकिस्तान से आगे बढ़कर पाकिस्तान पहुंचे, वहां की कूटनीति समझ में आ रही है। अभी किसी भी मुल्क से टेंशन नहीं चाहता ईरान, पूरा फोकस उसका वेस्ट एशिया पे है। आगे बढ़ के वो श्रीलंका पहुंचे आज। श्रीलंका के साथ जो उनके कई करार भी हुए हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत तरह की। और दूसरे की बड़ा अहम है कि इतने सालों में कोई ईरानी राष्ट्रपति वहां पे गया है श्रीलंका में, तो इस वक्त श्रीलंका पर जो उनका फोकस है वो साउथ एशिया में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर हम भारत की भी बात करें तो अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो चाइना भी इस तस्वीर में, इस बड़े पिक्चर में चाइना का भी एक रोल है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान दोनों से ही भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इधर ईरान से भारत के रिश्ते अच्छे हैं। ये कैसे आप देख रहे हैं इसको प्ले आउट होता हुआ, ये डिप्लोमेटिक इक्वेशन यहाँ पे, या एक चेस बोर्ड जो यहाँ बिछी है साउथ एशिया में? ईरान की एक पॉलिसी है किसी भी सूरत से अमेरिका के को इस पूरे क्षेत्र में कमजोर बनाना, इस पूरे क्षेत्र में अलग हटाना। और चाइना की भी मोर और लेस यही पॉलिसी है। कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है यहाँ के ऊपर। वो न केवल श्रीलंका बल्कि उसके अलावा भी वो जो साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे मुल्क हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया या और भी दूसरे देश हैं जो नॉन मुस्लिम देश भी हैं, उनके साथ भी उसकी कोशिश लगातार बनी हुई है कि अच्छे संबंध बना ले। कितनी कामयाबी मिलेगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन यह है कि वो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका क्षेत्र हो जाता है। मालदीव भी उनके लिए अच्छा है। मैं समझता हूँ कि अगर ईरान श्रीलंका या मालदीव या दूसरे देशों में जाता है तो कम से कम वो भारत विरोधी अभियान जो इन देशों में पाकिस्तान और चाइना का चलाता है उसको न्यूट्रलाइज करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या मदद कर बहुत सकता अहम है। पॉइंट है कि जो भारत विरोधी एजेंडा जो कम से कम चीन पाकिस्तान यहाँ चलाते हैं इन देशों में, उसको न्यूट्रलाइज करेगा ईरान। तो आखिरी सवाल के ईरान जो है वो जो इस वक्त साउथ एशिया में अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते मजबूत कर रहा है, भारत के लिए यहाँ पर आप क्या संभावनाएं देखते हैं? पॉसिबिलिटीज, भारत की क्या जगह है यहाँ की कूटनीति में? चैलेंजेस क्या हैं भारत के लिए? बड़े चैलेंज, इसलिए कि हमने देखा कि अब मालदीव के अंदर जिस तरीके से भारत विरोधी जो वहाँ पे ग्रुप है वो सत्ता में आ गया, प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजो, और वो उन्हीं ने आते ही प्रो चाइनीज स्टैंड लेना शुरू कर दिया। श्रीलंका में तो खैर भारत ने काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया है उनको, भारत से वो अच्छे संबंध बनाए में है। और फिर उसके अलावा और जो दूसरे देश हैं, हमारे लिए जो समस्या है वो चाइना पाकिस्तान बनी हुई है। दूसरी बात नगमा ये है कि भारत के रिश्ते इन देशों से बहुत पुराने हैं, जी। से अलग नहीं किया जा सकता। भले कुछ समय के लिए हमने देखा, कई बार ऐसा हुआ कि श्रीलंका में 5 साल प्रो इंडियन गवर्नमेंट रही तो फिर उसके बाद प्रो चाइनीज गवर्नमेंट आ गई। मालदीव में भी यही रहा। चाइना नई एंट्री है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, जैसे कि भारत जो है हजारों साल से इनके संबंध। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है इस वक्त कमरागा साहब। जो आपने बात बताई आखिरी कि भारत के लिए यहाँ पर चैलेंजेस भी काफ़ी हैं, लेकिन ये है कि ईरान की जो मौजूदगी और इन देशों के साथ ईरान के जो रिश्ते हैं, ईरान के संबंध हमेशा भारत से अच्छे रहे हैं और ईरान के इन देशों से जो रिश्ते हैं उसमें भारत की काफ़ी अहम भूमिका है इस वजह से भी। और भारत की खुद अपने रिश्ते साउथ एशिया के तमाम मुल्कों से बहुत ऐतिहासिक रहे हैं, एक सांस्कृतिक उसमें मजबूती भी रही है जो भारत के रिश्ते को एक अलग आयाम देता है। बजाय अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि चीन के साथ किस तरह के रिश्ते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो या मालदीव्स हो, श्रीलंका और मालदीव दोनों से भारत के रिश्ते सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रहे हैं, कल्चरल रहे हैं, और यही भारत के रिश्तों को अलग करता है इन देशों से। तो इस वक्त बहुत शुक्रिया आपका कमर आगा साहब, और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। आगे कुछ पॉलिटिकल खबरें, सैम पिट्रोडा के एक बयान को लेकर, अब कैसे बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर और कांग्रेस का क्या बचाव है, इस ब्रेक के बाद। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर एक बयान दिया है, जिस पर
बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि कांग्रेस ने उनके बयान को बोलने की आजादी बताकर किनारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने हमलावर रुख अपनाया। दिल्ली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों कहा था कि अगर उनकी सरकार आई तो सर्वेक्षण से, यानी कि सर्वे करा के लोगों के बीच संपत्ति के वितरण का पता लगाया जाएगा। इसी को लेकर जब सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया। सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है और किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 45% उसके परिवार को मिलता है और बाकी 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। इसके बाद बीजेपी हमलावर है। तो सैम पित्रोदा ने कहा क्या था, ये बयान उनका क्या था, आपको सुनाते हैं। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you, in your generation, made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it, which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रधानमंत्री ने आज इस बयान का हवाला दिया। इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कहा कि कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर, जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी, और जो मुद्दे हैं और जो बातें पित्रोदा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोदा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा?
आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं, हाँ बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। और अब इस मामले पर सैम पित्रोदा की सफाई भी आई है। उन्होंने एक्स पे ये लिखा है कि मैंने टीवी पर सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में अमेरिकी विरासत टैक्स का जिक्र किया, यानी अमेरिकी इनहेरिटेंस लॉ का जिक्र किया। क्या मैं तथ्यों का जिक्र नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है।